दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं असेसमेंट ईयर 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स यानी आईटीआर फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। तो आप चाहें तो अब उन्हें फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल है। जैसा कि आप जानते होंगे आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। तो इन 7 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स यानी आईटीआर फॉर्म्स में से आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म अगर फिल कर देते हो तो इन फ्यूचर आपको काफी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि आपको अपना करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे चूज करना है। दोस्तों, इनकम टैक्स में कुल मिला के 7 आईटीआर्स होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए केवल 4 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स रिलेवेंट है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। तो आपको केवल इन 4 इनकम टैक्स रिटर्न में से एक इनकम टैक्स रिटर्न को चूज करना है जो आपके लिए रिलेवेंट है। इंडिविजुअल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में आपका सैलरीड पर्सन आएंगे, यानी वो पर्सन जो कहीं पे जॉब करते हैं, किसी कंपनी में या किसी एम्प्लॉयर के अंडर में एम्प्लॉयमेंट में है। और दूसरी कैटेगरी में वो पर्सन आएंगे जो अपना एक बिजनेस करते हैं, यानी बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर्स जो हैं वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। अब अगेन एक चीज क्लियर कर लीजिए कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए केवल 2 आईटीआर फॉर्म्स रिलेवेंट है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए केवल 2 आईटीआर फॉर्म्स जो है वो रिलेवेंट है, वो है आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। यानी अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप केवल आईटीआर 1 या आईटीआर 2 भर सकते हैं, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक प्रोप्राइटर हैं, तो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भर सकते हैं। आपको अब केवल इन्हीं 2 आईटीआर्स पे फोकस करना है। अगर आप सैलरीड हैं तो आईटीआर 1, आईटीआर 2 पे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आईटीआर 3, आईटीआर 4 पे। तो चलिए आप सैलरीड पर्सन के लिए हम देख लेते हैं कि आईटीआर कैसे चूज करना है। तो एक बार आपको ये क्लियर हो गया कि आपको केवल 2 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में से एक आईटीआर फॉर्म चूज करना है, या तो आईटीआर 1 चूज करना है या आईटीआर 2 चूज करना है। तो आईटीआर 1 फॉर्म मोस्ट कॉमन आईटीआर फॉर्म है जो मैक्सिमम पर्संस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से सैलरीड पर्सन आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन है, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं। तो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप एक रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए, यानी आप एक एनआरआई नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो इनकम के सोर्स है वो इन 3 सोर्सेस के अलावा नहीं होने चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इन 5 हेड में से केवल ये 3 हेड में आपकी इनकम हो सकती है। वो कौन सी इनकम हो सकती है? पहली आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है, ऑब्वियसली हम सैलरी की बात करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो होगा ही होगा। दूसरी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, बट केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी 2 हाउसिंग प्रॉपर्टी से इनकम है और जहां से आपको रेंट आता है तो ये सिचुएशन जो है इस आईटीआर 1 में नहीं आएगी। थर्ड जो हेड हो सकता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो सकता है। तो सपोज आपका इंटरेस्ट मिलता है आपको एफडी पे या आपका सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट बनता है तो वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कैजुअल इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? अगर आपको लॉटरी से इनकम होती है, हॉर्स रेसेस से इनकम होती है, लीगल गैम्बलिंग से आपकी कोई इनकम है, या फिर आपने कोई गेम्स वगैरह में जीत कर कोई इनकम अर्न की है, तो ये कैजुअल इनकम कहलाती है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद अगली कंडीशन है कि आपकी फॉरेन में कोई असेट नहीं होनी चाहिए, आपकी विदेश में कोई भी किसी प्रकार की असेट नहीं होनी चाहिए, जैसे मकान वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन जो इसी साल इंसर्ट की गई है वो ये है कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो चाहे आप सैलरीड इनकम अर्न कर रहे हैं तो भी आप ये वाला आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी सैलरीड इनकम ही क्यों ना हो। अगर कोई पर्सन इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो अपना आईटीआर 1 भर सकता है। तो जनरली जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, इसलिए मैक्सिमम सैलरीड पर्सन के केस में आईटीआर 1 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि आईटीआर 1 फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। अब समझते हैं कि आईटीआर 2 कौन फाइल कर सकता है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, वो सैलरीड पर्सन जो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। तो कौन से पर्सन आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? 1 बाय 1 कंडीशन से चलते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन थी रेसिडेंट इंडियन। तो चाहे आप सैलरीड इनकम अर्न कर रहे हैं पर आप एक एनआरआई हैं तो आपके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी टोटल इनकम, साल भर की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन में आपके ये जो 3 सोर्सेज दिए हैं इससे अदर कोई आपकी इनकम है। अब सपोज हमने बात की थी हाउस प्रॉपर्टी की,
तो ITR 1 के लिए आपके पास केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है बट उसमें आपकी कैजुअल इनकम भी है, जैसे लॉटरी की इनकम हो गई, या गेम शो से कोई इनकम है, या कोई गेम आपने विन किया है उसकी इनकम है, या लीगल गैम्बलिंग की इनकम है, तो भी आप ये ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो इन 3 सोर्स के अलावा सपोज आपका कोई और सोर्स भी है, तो सपोज आपको फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ है। कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस का मतलब क्या है? शेयर्स या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचकर कोई गेन अर्न किया है या लॉस इनकर किया है, तो उस केस में भी आपके लिए ITR 1 जो है अवेलेबल नहीं रहेगा, ITR 2 आपको फाइल करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई मकान आपने बेचा है और उस पर आपको कोई गेन या लॉस हुआ है, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो फिर आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी फॉरेन में कोई असेट की ओनरशिप है, आपकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, तो अगेन आप सैलरीड पर्सन है पर फिर भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर आप किसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, तो इवन दो आप एक सैलरीड पर्सन है बट आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। आई होप कि आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपको क्लियर हो रहा है कि आपको ITR 1 भरना है या ITR 2 भरना है। सिंपल, आपको ये जो कंडीशन है इसमें अपने आप को रखना है। अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। अगर इसमें से आप एक भी कंडीशन मिस कर देते हैं, यानी एक भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो ये तो बात कर ली हमने सैलरीड पर्सन के लिए। अब बात करते हैं बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर्स के लिए। तो बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर के लिए जैसा कि हमने देखा, केवल 2 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो हैं रिलेवेंट है। पहला है ITR 3 एंड दूसरा है ITR 4। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको केवल इन दोनों ITR में से एक इनकम टैक्स रिटर्न चूज करना है। अब पहले बात कर लेते हैं ITR 4 की, फिर हम आएंगे ITR 3 पे। तो जिस तरीके से हमने ITR 1 की कंडीशंस देखी, उसी तरीके से ITR 4 की कुछ कंडीशन है और इनमें से काफी सारी कंडीशंस जो है वो कॉमन है जो हमने ITR 1 के समय देखी। तो पहली कंडीशन है आपकी टोटल इनकम यानी एनुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली जो कंडीशन है कि आपके जो सोर्स होने चाहिए इनकम के, वो केवल ये 4 हो सकते हैं। इसके अलावा अगर होंगे तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सोर्स हो सकता है वो हो सकता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सैलरीड के लिए तो हम ऑलरेडी ITR देख चुके हैं, अब यहाँ पे वापस सैलरीड आ गया। तो यहाँ पे वो केसेस कवर होते हैं जिनका बिजनेस के साथ साथ सैलरी इनकम भी है, यानी उनका एक पार्ट टाइम जॉब है जहाँ पे वो 3-4 घंटे जो है जॉब करते हैं और उसके बाद फिर आकर अपना बिजनेस संभालते हैं। तो वो केसेस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा सपोज आपके फाइनेंशियल ईयर में 3-4 महीने आपने जो है कहीं पे जॉब किया और उसके बाद आपने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो 4 महीने तो आपने जॉब किया, 4 महीने आपको सैलरी मिली और बचे हुए 8 महीने आपकी बिजनेस से इनकम है, तो वो केसेस भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अगर आपकी इनकम में बिजनेस और सैलरी इनकम का कॉम्बिनेशन है तो उस केस में आपके पास ITR 3 और ITR 4 ही रहेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो पहला आपका हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अगेन यहाँ पे भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए जैसा हमने ITR 1 में देखा था। उसके बाद अगली आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो सकती है। तो ऑब्वियसली हम बिजनेस का ITR देख रहे हैं तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम तो होनी ही चाहिए। और चौथा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकती है। अगेन यहाँ पे आपकी जो अदर सोर्स की इनकम हो सकती है वो इंटरेस्ट ऑन FD हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है, पर आपकी कैजुअल इनकम नहीं हो सकती, जैसा कि हमने देखा था लॉटरी इनकम एक्सेट्रा, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 5,000 तक है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी फॉरेन में कोई असेट नहीं होनी चाहिए, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए। तो यहां तक की कंडीशंस तो वही हैं जो हमने ITR 1 में देखी थी। अब जो नई कंडीशंस हैं उनकी बात करते हैं। अब अगली जो कंडीशन है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ITR 4 फाइल करने के लिए आपका जो बिजनेस का टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर मतलब जो सेल होती है बिजनेस की, वो आपका 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप ITR 4 जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं जो हमने ऊपर देखी हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक सहूलियत देता है, आपको एक सुविधा देता है कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो तो आपको कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, सारे बही खाते रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा बिजनेसमैन पूरा अकाउंटिंग और ये सब मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंटिंग मेंटेन मत करो, आप सिर्फ टर्नओवर की डिटेल मेंटेन करो। यानी आप जो सेल कर रहे हो आपको केवल वो डिटेल मेंटेन करनी है। अब ये जो टर्नओवर है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, उसका केवल एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो कि प्रेजेंटली 8% है,
वो 8% आपको एज ए इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे देना है और आपको किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग या बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत इस केस में नहीं है। तो छोटे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, अगर आप ये ऊपर की सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, यानी 2 करोड़ के नीचे आपका टर्नओवर है और उसके ऊपर जो कंडीशन है वो सारी फुलफिल आपकी हो रही है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्मॉल बिजनेसमैन मान लेता है। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम है इसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहा जाता है, यानी इसमें आप अपनी इनकम प्रिज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 8% पे। ऐसे ही अगर आपको ये जो टर्नओवर हुआ है वो डिजिटल माध्यम से हुआ है, यानी आपको जो आपके कस्टमर ने पैसा नेट बैंकिंग से दिया है, IMPS से दिया है या फिर UPI से दिया है, किसी भी डिजिटल माध्यम से अगर आपको आपका टर्नओवर हो रहा है, तो उस केस में आपका ये जो रेट है प्रॉफिट का वो 8% से घटकर 6% पे हो जाता है। तो ये जो सहूलियत है ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शन है। तो अगर आप ये ऑप्शन चूज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल भी करते हैं बट आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट रखें, कंप्लीट अकाउंटिंग रखें, तो आप चाहें तो कंप्लीट अकाउंटिंग रखकर ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं। तो ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन रहता है सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE में अवेलेबल होता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को, तो आप ITR 4 फाइल करेंगे, और अगर आप चूज नहीं करते हैं, इवन दो आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर आप ITR 3 फाइल करेंगे। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो काफी लोग मिस कर देते हैं और गलत ITR भर देते हैं, वो ये है कि ITR 4 जो है कमीशन इनकम के लिए या ब्रोकरेज इनकम के लिए नहीं है। तो अगर आप एक LIC एजेंट है और वहां से आपको कमीशन आता है या और कोई आपको कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो वो इनकम यहाँ पे कवर नहीं होती ITR 4 में। इवन दो आपका टर्नओवर वगैरह सब कुछ कम है बट आपकी कमीशन या ब्रोकरेज इनकम है, तो आपको कंपल्सरीली ITR 3 उस केस में फाइल करना है। ये गलती आपको नहीं करना है कि आप ITR 4 फाइल कर दें। तो बहुत सारे LIC एजेंट्स हैं, कमीशन एजेंट्स और ब्रोकर्स हैं जो ये वाली गलती करते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स से इन फ्यूचर नोटिस आ सकता है। तो ये तो बात हुई ITR 4 की। अब देखते हैं ITR 3 कौन फाइल कर सकता है। तो वो बिजनेसमैन जो इनमें से कोई सी भी कंडीशन मिस कर देते हैं या फुलफिल नहीं करते हैं, तो उन्हें ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। जिससे उनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर उनकी इन सोर्सेस, ये 4 सोर्स से अलावा कोई इनकम है, सपोज आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो अगेन आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। देन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपकी कैजुअल इनकम आ गई, लॉटरी की इनकम है, हॉर्स सोर्सेस की इनकम है, तो अगेन आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, तो अगेन आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। किसी कंपनी के आप डायरेक्टर हैं या फिर किसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप होल्ड करते हैं, तो ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ के ऊपर है, तो फिर कंपलसरी आपको ITR 3 फाइल करना ही है। अच्छा, ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, ये 3 सेक्शन आपको पता है, 44AD, 44ADA एंड 44AE। तो 44AD तो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल होता है। ADA जो रहता है वो प्रोफेशनल्स के लिए रहता है, जैसे CA, डॉक्टर, एडवोकेट्स, तो वो 44ADA में आते हैं। और 44AE में केवल ट्रांसपोर्टर्स कवर होते हैं और उनकी इनकम कैलकुलेट करने का तरीका जो रहता है वो उनकी नंबर ऑफ ट्रक्स पे डिपेंड करता है। और ऐसे ही जो मैंने आपको बताया, जो काफी लोग गलती करते हैं, अगर आपकी कमीशन इनकम है, ब्रोकरेज इनकम है, तो आपको कंपल्सरीली ITR 3 फाइल करना है। अगर आप एक LIC एजेंट है तो आपको ITR 3 फाइल करना है। ITR 4 फाइल करने की आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आई होप कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक सैलरीड हो, तो अब आपको ये क्लियर है कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना है, ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4 में से। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो सकें इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इस कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के बारे में, या कोई भी इनकम टैक्स की क्वेरी हो या GST की क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।